साहब, साहब आपने जो हमारे लिए किया कोई अपनों के लिए भी नहीं करता साहब। साहब वो हाँ साहब, हाँ साहब, वो मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा साहब। तो जो जैसे भी बोलेंगे मैं करूंगा ना साहब। अरे रिलैक्स रिलैक्स, चिल। हेलो, अरे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए, इतनी मुश्किलों से तो हम आपके नजदीक आए हैं। अब आपका ये खेल कहीं हमें फिर से जुदा ना कर दे। अरे तो हम थोड़ा ना मरेंगे, पर वो जो हमारे साथ आएगा ना वो मरेगा। तुम खाली पीछे से आना और फिर उसके बाद हम देख लेंगे। प्रभात जी, नहीं नहीं, हमें ये समझ नहीं आ रहा प्रभात जी। अरे बिना के लिए किसी का मर्डर करना, हम इसमें आपका साथ नहीं दे सकते। हमसे नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम रास्ते पे आ जाएंगे, और तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन मदद करेगा मेरी? भगवान, हम गलत नहीं हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आप मेरे साथ हैं ना? साहब दो ना साहब, कुछ दो ना साहब जी, कुछ दो ना साहब। बहुत भूखा हो साहब जी, कुछ नहीं खाया। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेगा साहब। प्रॉब्लम सैंडल में नहीं मैडम, एक नंबर का आइटम है। अब इतना आप हिलडुल के चलेंगे तो सैंडल तो टूटेगा ना मैडम। What do you mean by हिलडुल के चलना? मतलब what do you mean to say मुझे चलना नहीं आता है? एक तो रद्दी माल बेच रहे हो, ऊपर से मुझे कर दिखा रहे हो। हाँ? Is he mad? मैडम मैडम, इसका तरफ से हम सॉरी बोलते हैं। पर पापा, पर बात कैसे कर रही है आप देख रहे हैं ना। तुम चुप रहो एकदम। मैडम 2 दिन में आपका सैंडल बनवा के देंगे। 2 दिन के अंदर मुझे अपना सैंडल वापस चाहिए, नहीं तो पैसा वापस लेके जाऊंगी मैं। Stupid idiot fools. भैया जरा सो समझाइए, कस्टमर से ऐसे बात करेगा? ये ऐसे पेश आएगा? तो आप समझा रहे हैं उसे, सुबह से माथा खराब करके रखा इसने। आप खड़े क्या हो? चाय बोलो चाचा के लिए। घनश्याम जी भैया, जाओ जाके चाचा की चाय लेकर आओ। तुमको बोला ना, तुम ले क्या जा। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं वो कहीं ना कहीं हर आम आदमी से जुड़ा है, जिसकी जिंदगी में अपराध कोसों दूर होता है, लेकिन एक भूल जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है। जब कोई सही इंसान गलत राह पर होता है तो उसे समझने की एक दस्तक जरूर मिलती है, लेकिन जब कोई गलत को सही ठहराने की साजिश करता है तो उसके द्वारा उठाया गया हर कदम एक भयानक अंत की दस्तक दे रहा होता है। सर इस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है। किसी ने कुछ विटनेस किया? किसने उड़ाया इसको? नहीं सर, किसी को कुछ भी मालूम नहीं। सर लोगों ने सुबह यहाँ इसकी लाश पड़ी हुई देखी। हो सकता है इसका एक्सीडेंट रात में हुआ हो। बाड़े आसपास कोई सीसीटीवी? नहीं सर। इसके पास से कोई आईडी मिला? सर इसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला है और ये आधार कार्ड। प्रभात जी, प्रभात जी, ये आप लोग क्या हो गए? प्रभात जी, उठिए ना प्रभात जी। प्रभात रात को 11 बजे दुकान से निकला था, तो देर रात फोन आया गायत्री का कि वो घर नहीं पहुंचा। हम ढूंढ ही रहे थे कि सुबह देखिए, लग तो ऐसा रहा है कि हिट एंड रन का केस है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आपको सौंप दी जाएगी।
सर 16 मार्च को जो एक्सीडेंट का केस आया था उसके विक्टिम प्रभात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। देखने से तो लग रहा था कि एक्सीडेंट होगा, पर रिपोर्ट के मुताबिक प्रभात का मर्डर हुआ था। मर्डर? जी हाँ सर, बॉडी पर प्राइमरी इम्पैक्ट पीठ पर है। शायद किसी व्हीकल ने डायरेक्टली प्रभात को पीछे से टक्कर मारी। अगर किसी व्हीकल ने प्रभात की पीठ पर डायरेक्ट टक्कर मारी है, मतलब प्रभात पैदल चल रहा होगा। और कॉज ऑफ डेथ हेड इंजरी है। पहले प्रभात के सर पर किसी ब्लंट चीज से वार किया गया और फिर उसके सर को टायर से क्रश कर दिया गया और फिर बाइक को वहीं गिराकर क्राइम सीन क्रिएट किया गया, क्योंकि सर उसकी बाइक पर ऐसा कोई डेंट नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि किसी गाड़ी ने उसकी बाइक को पीछे से टक्कर मारी। मतलब प्रभात का मर्डर हुआ है और उसे एक्सीडेंट देने की कोशिश की गई है। सर, जिस प्रभात नाम के आदमी की लाश हमें राजनगर में मिली थी, उसका बड़ा भाई आया। शास्त्री जी, शास्त्री जी। अरे गायत्री जी, आप यहाँ? शास्त्री जी, हम आपसे मिलने आ रहे थे। वो कहा ना, ऑफिस में तो आप मिलते नहीं है। अच्छा, बस हमको ये जानना था कि प्रभात जी के बीमा का पैसा कब तक मिलेगा? देखिए गायत्री जी, जब तक पुलिस से हमें ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि प्रभात की मौत एक्सीडेंट की वजह से ही हुई थी, तब तक आपको वेट करना होगा। सर, हमको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहें, हमको बहुत अजीब सा लग रहा है सर। देखिए, आपको जो भी कहना है आप बेझिझक होकर कहिए। सर, हमको लगता है कि वो लाश प्रभात का था ही नहीं सर। लेकिन सौरभ जी, बॉडी की शिनाख्त खुद आपने और प्रभात की बीवी ने की थी। सर, हमने नहीं की थी सर, गायत्री ने की थी सर। अगर आपको डाउट था तो ये बात आपने हमसे पहले क्यों नहीं कही? सर, गायत्री ने अचानक से इतना कुछ कह दिया सर, वहां कुछ कह नहीं पाए और बाद में हमने बात करने की कोशिश की है तो अजीब सा रवैया था सर उसका। जी भैया, आप प्रभात जी की आत्मा शांति की प्रार्थना की जगह कुछ भी बोले जा रहे हैं। लाश का चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था और एकदम से मान लिया तुमने कि वो प्रभात हैं। कहना क्या चाहते हैं? हाँ, हम अपने पति को नहीं पहचानेंगे। सर, गायत्री उल्टा हमें सुनाने लगी सर, तो हमको लगा कि आप लोगों से ये बात छुपाना नहीं चाहिए सर। मर्डर? प्रभात जी का मर्डर हुआ? मर्डर हुआ है, लेकिन आपके जेठ सौरभ का कहना है कि जिस लाश की आपने शिनाख्त की थी वो आपके पति प्रभात की नहीं थी। वो तो हमको भी पहले यही बोल रहे थे, लेकिन साहब ये मर्डर का सुन के ना हमको हमारे जेठ जी पे शक हो एक गया। मिनट, आप कहना क्या चाह रहे हैं, साफ साफ बताएंगे? प्रभात जी को जरूर हमारे जेठ और उनके बेटे जितेंद्र ने मारा है। ये सब बोल के कि वो लाश हमारे पति की नहीं है, आपको भटका रहे हैं, कहानियां बना रहे हैं ताकि आप उन पे शक ना करें। वजह? मेरा मतलब, किस मकसद के लिए वो आपके पति प्रभात को मारेंगे? साहब, बाप बेटे दोनों की नजर थी प्रभात जी की दुकान पे। साहब, हम आपको बता रहे हैं कि इन दोनों की नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है। सर, ये नीयत में खोट निकाल के ये गायत्री को गेम कर रही है सर। हाँ साहब, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि चाची अचानक से हम पे ऐसा आरोप क्यों लगा रही है। हम बता रहे हैं सर, गायत्री कोई गेम कर रही है। सर, डेड बॉडी से जो कपड़े मिले थे वो प्रभात के ही थे और क्राइम सीन से जो बाइक मिली थी वो भी प्रभात की थी। चक्कर को समझ में नहीं आ रहा है, सौरभ की बात सही है या गायत्री का आरोप? सिंह, सबसे पहले लाश का डीएनए मैच करवाओ प्रभात के बेटे कमल के साथ। प्रभात की फैमिली और बिजनेस दोनों से जुड़ी हर बात पता करो। हमें दोनों पॉसिबिलिटीज पर काम करना है। क्या प्रभात का वाकई में मर्डर हुआ है? और अगर प्रभात का वाकई में मर्डर हुआ है तो ये एक साजिश है। तो इस साजिश का मकसद क्या हो सकता है? दीदी आप टूट जाओगे तो कैसे चलेगा? दीदी रो मत ना दीदी, दीदी सब ठीक हो जाएगा। दीदी आप रो मत। आप रो क्यों रहे हो? अरे कमल बेटा, मम्मी नहीं रो रही, वो मम्मी की ना आंख में कुछ चला गया था। तू ये बता, तू कानपुर चलेगा मामा के साथ? चलेगा ना? दीदी आप कानपुर चलो हमारे साथ, वैसे भी जीजा जी के नहीं हर्ष, हम नहीं जाएंगे, हमें अभी यहीं रहना होगा। गायत्री
मुझे लगता है सौरभ भैया को प्रभात की प्लानिंग की भनक लग गई है, इसलिए उन्होंने पुलिस को भड़काया। हम भी बाप बेटे की सारी पुलपट्टी खोल दी पुलिस के सामने। हाँ, पर मामला और बिगड़ जाए। तुम इससे पहले इंश्योरेंस के 35 लाख निकाल लो। कैसे निकाले? वो लोग तो वो पुलिस से सर्टिफिकेट? हाँ, सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं और इधर जेठ जी ने पुलिस को भड़का दिया है। इंश्योरेंस कंपनी में एक आदमी है हमारी पहचान का, कुछ ले दे के काम हो सकता है। अरे किसका फोन आ रहा है बार बार? अरे वो हमारे ऑफिस से एक फोन। इस विनायक ने भी ना लटका रखा है। क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। ए, अरे क्या ही बच्चों का जूता लगा रखे हुए यहाँ पे, निकालो ये सब। यहाँ पे सिर्फ आज के बाद फॉर्मल सूझ रहेगा, बता दे रहे हैं। लेकिन प्रभात साहब तो बोले थे कि अरे प्रभात सर बस करो प्रभात सर। चच्चा को धंधा करने नहीं आता था, अब धंधा कैसे होता है पापा बताएंगे तुमको। ए, अपने बाप का माल समझे हो क्या? चल क्या रहा है यहाँ पे? नहीं हमें आप यहाँ कैसे बैठे हुए हैं? क्यों? अब तुम बैठोगे गल्ले पे क्या? नहीं, हम नहीं बैठेंगे। घनश्याम तुम बैठोगे। इधर आओ घनश्याम, आज से तुम गल्ले पे बैठोगे और रोज हमें हिसाब दोगे, समझे तुम? जी जी मैम। अरे काहे हमें इतना परेशान कर रहे हो आप? अरे परेशानी हमको हो रही है भाभी जी। पूरे 10 लाख रुपए लिए थे प्रभात ने। और एक बात बताइए, वो बीमा वाला पैसा नहीं मिला आपको अभी तक? नहीं मिला है। अगर मिल चुका होता तो हम आपको पैसे लौटा देते ना। लौटाना तो आपको पड़ेगा ही भाभी जी। वो बीमा वाले के पीछे पड़िए और पैसा निकलवाइए। सर, प्रभात की बीवी गायत्री, भाई और भतीजे के कॉल रिकॉर्ड्स में तो शक करने जैसा कुछ नहीं मिला, पर मैं प्रभात के सीए से मिला, जो पिछले कई सालों से प्रभात की शू शॉप के अकाउंट्स देख रहा है। उसका कहना है कि कुछ महीनों से प्रभात की दुकान घाटे में चल रही थी। प्रभात ने कई लोगों से कर्जा भी ले रखा था। एक बात और सर, प्रभात ने सिर्फ 3 महीने पहले 35 लाख की एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये साजिश इंश्योरेंस पॉलिसी के 35 लाख रुपए निकालने के लिए रची गई थी? पक्का तो नहीं कर सकते सर, हो भी सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे लेने के लिए कोई अपना मर्डर प्लान करे, ऐसे एंगल्स कई केसेस में देखने को मिलते हैं। इस केस में भी यही एंगल था। प्रभात ने वाकई में अपनी डेथ प्लान की थी। तो हम तो ना मरेंगे, अरे वो जो हमारे साथ आएगा ना वो मरेगा। लेकिन पोस्टमार्टम से यह साफ हो गया था कि एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। और यह मर्डर किसका हुआ था, यह खुलासा वाकई में हैरान कर देने वाला था। सर डीएनए रिपोर्ट। इस डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक उस लाश का डीएनए प्रभात के बेटे कमल के डीएनए से मैच हो गया। मतलब प्रभात की बीवी गायत्री सही बोल रही थी, ये लाश प्रभात की ही थी। मम्मी, अब ठीक लग रहा है? अभी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मम्मी, पापा कब आए? पापा घर पे नहीं आएंगे। जब हम बाहर घूमने जाएंगे ना, तब वो हमको वहां मिलेंगे, समझे? गायत्री जी माफी चाहूंगा, हमने आप पर शक किया। दरअसल आप बिल्कुल सही कह रही थी, वो लाश आपके पति प्रभात की ही थी। आपने अपने जेठ सौरभ और उसके बेटे जितेंद्र पर शक जताया था। अब हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। क्या हुआ मम्मी, अब रो क्यों रही है? अब कोई भी नहीं है यहाँ।
हमको मिलना है तुमसे। सिंह, अब हमारा फोकस क्लियर है। यह केस प्रभात की हत्या का ही है। अब हमें यह पता लगाना है कि प्रभात की हत्या के पीछे किसका और क्या मोटिव हो सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा मोटिव तो सौरभ का ही दिख रहा है सर। इसके बेटे जितेंद्र के बारे में पता किया मैंने, एक नंबर का चर्सी है। 6 महीने पहले प्रभात ने सौरभ और जितेंद्र को नौकरी दी, तभी से प्रभात की दुकान घाटे में जा रही थी, पता किया मैंने। हो सकता है सर दोनों बाप बेटे मिलकर दुकान में घपला कर रहे हो। इस बात का पता प्रभात को चल गया और दोनों ने मिलकर प्रभात का गेम बजा दिया। सिंह, एक काम करो, बुलाओ बाप बेटे को। सब जितेंद्र तिवारी, सन ऑफ सौरभ तिवारी, तुम दोनों का गेम ठीक से समझ में नहीं आ रहा है मेरे। तूने कहा कि वो लाश प्रभात की नहीं थी, जबकि वो लाश प्रभात की ही थी। तेरे कपड़े का सारा चिट्ठा है मेरे पास। अब अगर तुम लोगों ने तनिक भी चालाकी की ना तो यही। नहीं सर, बता रहे हैं आपको। सर हम कह रहे हैं सर, ये चालाकी गायत्री ने की और करा रहा है सब विनायक। वो विनायक बहुत ही पहुंची हुई चीज है। चाची के साथ उसका चक्कर भी चल रहा है साहब। सर हमारा लड़का निकम्मा है लेकिन झूठा नहीं है सर। इसने अपनी आंखों से उन दोनों को खुद देखा है एक साथ में। क्या साहब, आप पता लगाएंगे तो खुद ही पता लग जाएगा साहब कि वो दोनों के बीच में क्या चक्कर चल रहा है साहब। विनायक, अब सर से पानी ऊपर जा चुका है। अगर मुझे पता चला ना कि तुम मेरे साथ कोई गेम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? उससे ऐसे दोबारा बात की ना तो गायत्री भाभी, हमें लग रहा है पुलिस झूठ बोल रही है। भगवान करे यही सच हो। पर प्रभात जी हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भाभी, उसने कहा था ना कि वो कुछ दिन गायब रहेगा, इसीलिए शायद। प्रभात और गायत्री से जुड़ी कुछ बातें पता चली है सर। प्रभात की मौत के बाद से ही ये गायत्री इंश्योरेंस कंपनी के लगातार चक्कर लगा रही है। लेकिन जैसे इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि प्रभात का एक्सीडेंट नहीं उसका मर्डर हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी ने गायत्री के क्लेम को होल्ड पर रख दिया। एक और बात पता चले सर, ये विनायक इंश्योरेंस कंपनी के किसी अंदर के आदमी को जानता है जिसको इसने शायद रिश्वत भी ऑफर की थी। इंश्योरेंस कंपनी में एक आदमी है हमारी पहचान का, कुछ ले दे के काम हो सकता है। साले गल्ले पे बैठा साला वो। चाची चाहे जो बोले पर ये दुकान ना मेरा हमारा पप्पा का है। पगला गए हो क्या तुम? पगला गए हो? क्या पकड़ा? बकवास कर रहा है। तुम लोग उसका बात को दिल पे मत लेना, फालतू का पकता ही। आप लोग बैठो, दिखाओ सामान। चल चल दिखाओ वहां पे। क्या कर रहे हो भाई? ज्यादा चढ़ा लिया हो क्या? दिमाग को सही रखो, अपना पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो। तो जानते नहीं पुलिस हमारा पीछा कर रही है। चलो चलो हमारे साथ चलो। जीवन, प्रभात साहब गलती की इन दोनों को यहां लाके। हमको तो लगता है कि उनको इन्हीं लोगों ने खत्म किया है। कुछ दिन पहले केस आया था मेरे पास, जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ऊपर पहुंचा दिया। आप ये सब बोलकर साबित क्या करना चाहते हैं हमें? वही जो आपने समझा, आपके और विनायक के बीच। देखिए, आप एक पतिव्रता पे शक करके ठीक नहीं कर रहे हैं। सर, प्रभात मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, इसीलिए मैं गायत्री भाभी को मिलता रहता हूँ, और उनको यह संभालने वाला भी कोई नहीं है। और गायत्री को संभालते संभालते तूने प्रभात का मजाक बना के रख दिया आपने प्रभात जी की मौत का। पहले बोले कि बॉडी उनकी नहीं है, फिर आगे बोले कि बॉडी उन्हीं की है, और अब आप सोच रहे हैं कि हम खुद ही मार दें अपने पति को। अगर नहीं तो प्रभात की मौत के तुरंत बाद इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे लेने की इतनी जल्दी क्या थी आपको? अगर पॉलिसी के पैसे जल्दी मिल गए होते ना तो आप और विनायक कभी के रफू चक्कर हो गए होते। आप कुछ भी सोच रहे हैं सर। ए विनायक, चुप बिल्कुल। इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए जो हथकंडे तू अपना रहा है ना, वो सब पता है मैं। कैसे हथकंडे सर? मैं तो बस चाहता था कि गायत्री भाभी को इंश्योरेंस के पैसे जल्द से जल्द मिल जाए। आपको उसकी फाइनेंशियल हालत का अंदाजा भी है? अंदाजा है हमें, और सब समझ भी रहे। सब गलत समझ रहे हैं साहब, आप सब गलत समझ रहे। एक तरफ आप पीछे पड़े और दूसरी तरफ वो प्रेम हमारे पीछे पड़ा रहता है। ये प्रेम कौन है? जी वो
प्रभात जी ने 10 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे प्रेम से। उनकी मौत के बाद उस प्रेम ने जीना आराम कर दिया हमारा। लौटाना तो आपको पड़ेगा ही भाभी जी। वो बीमा वाले के पीछे पड़ी और पैसा निकलवाइए। इस प्रेम को पहले से पता था कि प्रभात ने 35 लाख रुपए का बीमा लेकर रखा था अपना। अब साहब वो भूल रहा है तो उसे पता ही होगा। शायद प्रभात जी ने बताया हो उसे। हाँ तो क्या हुआ पैसों करे हैं? भगवान से एक मिनट जबरदस्ती उठवा लाया आप हमको यहाँ पे। अरे सर ये तरीका है क्या? सीधा मुद्दे पे आ, मुद्दे पे। सर माना कि प्रभात पैसे देने की स्थिति में नहीं था, लेकिन हमने कभी उसको धमकी नहीं दी सर। सीधा मार दिया। लेनदार को मार के हम अपना पैसा डुबवाएंगे सर। तुझे पहले से पता था ना कि प्रभात की 35 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। उसके मरने के बाद वो 35 लाख रुपए उसकी बीवी को मिलते। वो उन्हीं पैसों में से तू अपने 10 लाख रुपए वसूल करने की सोच रहा है उसकी बीवी से। ऐसा कुछ नहीं है सर, बल्कि उनकी पत्नी को तो हमने डेडलाइन दिया था 3 महीने का। इसी तरह की डेडलाइन तुम्हें 15 मार्च तक की प्रभात को दी थी और 15 मार्च तक जो वो अपने पैसे नहीं चुका पाया तो 16 मार्च को तूने उसका मर्डर कर दिया। सर आप हम पे खामोखा शक कर रहे हैं। उस दिन हम घर पे थे, मैच देख रहे थे, हमारा कॉल रिकॉर्ड निकल लिया, चेक करिए सर। तो मुझे मेरा काम मत सिखा और शक तो हम तुझ पे करेंगे, और अगर कुछ भी मिला ना तेरे खिलाफ तो उसका तुझे ब्याज चुकाना पड़ेगा। और अगर हमें बिना इन्फॉर्म किए शहर से बाहर गया तो तेरा असल सूद सब बराबर कर देंगे। चल निकल चल। इसको जाने क्यों दिया सर? अपने तरीके से पूछताछ करते 2 मिनट में सब उगल देता। नहीं सिंह, इसे क्या बोलना है पहले से तैयारी करके आया है। प्रभात की मर्डर वाली रात की इसकी सारी एक्टिविटीज चेक करो, नजर रखो इस पर। साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। सब दुकान के सप्लायर का पेमेंट करना था, तो सुबह दुकान जाने से पहले हम गायत्री के पास पेमेंट का बात करने गए सर। वहां पहुंचे तो देखे ताला लगा हुआ है सर। हम गायत्री को फोन किए, उससे चौप हो रहा था। उसके बाद हम वहां से निकल ही रहे थे कि भीतर से कमल का रोने का आवाज आया सर। हम पड़ोसी को सबको इकट्ठा किए और ताला तोड़ दिया सर। बहुत जगह ढूंढे, बहुत जगह बात किए, गायत्री का कुछ पता नहीं चल रहा है सर। कमल बेटा एक बात बताओ, रात को मम्मी से कोई मिलने आया था? आपने कुछ देखा, कुछ सुना? मम्मी ने हमें रात को ही सुला दिया था और जब हम सुबह उठे तो मम्मी नहीं मिलती। मम्मी कहाँ है? सर अंदर रूम में ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले सर। ये तो प्रभात के इंश्योरेंस के पेपर है। सर घर में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, लेकिन सर गायत्री इस तरह से अपने बेटे को घर में बंद करके कहीं गायब हो जाएगी, चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। सिंह ये विनायक और गायत्री की चाल भी हो सकती है। शायद गायत्री अपने बेटे कमल को घर पर छोड़कर इसलिए गायब हुई होगी ताकि हमें लगे कि गायत्री खुद से गायब नहीं हुई है, बल्कि किसी ने उसे गायब किया है। सिंह पड़ोसी से पूछताछ कर। सर हमने रात को तो यहाँ से किसी को आते जाते नहीं देखा, लेकिन आज सुबह जब हम बाजार से घर जा रहे थे तो देखा कि गायत्री के जेठ यहाँ घर के बाहर सबको इकट्ठा कर रहे थे। हम वहाँ पहुंचे तो पता चला कि कमल अंदर बंद है और बाहर से ताला लगा है, मगर फिर गायत्री के जेठ ने पत्थर मार के ताला तोड़ दिया। थैंक यू सर। पांडे ने गायत्री के कॉल रिकॉर्ड चेक किया। गायत्री को लास्ट कॉल रात को 10 बजे उसके भाई हर्ष ने किया था। फिर गायत्री का फोन ट्रैवल हुआ प्रभात की दुकान वाली एरिया की तरफ।
फिर उसी एरिया में तकरीबन रात को 1 बजे गायत्री का फोन स्विच ऑफ हो गया। रात के 1 बजे गायत्री अपनी मर्जी से तो उस एरिया में जाएगी नहीं। सिंह, उस एरिया का डम डेटा स्टडी करो, देखो उसमें कोई सस्पिशियस नंबर मिलता है क्या। और कल रात गायत्री के भाई हर्ष ने गायत्री को फोन किया था, बुला उसको। तब तक सौरभ से बात करते हैं। सर आप हम पे शक कर रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं सर। हम बच्चे को लेके आपके पास आए और आप बताइए सर, रात को 1 बजे हम दुकान पे क्या करेंगे? हम टाइम से सो जाते हैं, चाहे तो पता कर लीजिए आप। हमें क्या क्या पता करना है और क्या क्या नहीं करना है वो हम पता कर लेंगे। फिलहाल हमें यह पता है कि गायत्री का फोन दुकान वाले एरिया में रात के 1 बजे तक एक्टिव था। तुम उसी दुकान पे काम करते हो ना? हाँ सर, काम करते हैं, लेकिन 24 घंटे वहां थोड़ी रहते हैं सर। वो जीवन और घनश्याम रात को वहीं सोते हैं सर। अगर गायत्री रात को 1 बजे गई होगी तो उनसे जरूर मिली होगी सर, पता करिए सर आप। सर ये सौरभ अपना बैकअप प्लान तैयार रखता है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि इस बार ये सच बोल रहा हो। इन जीवन और घनश्याम को उठा लाओ। सर गायत्री का भाई हर्ष आ गया है। सर हमारी दीदी कमल को रात को अकेला छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती सर। आप पता तो कीजिए, जरूर कोई गेम कर रहा है। तुम्हारी दीदी को कल रात 10:15 बजे तुमने फोन किया था, तब कहां थे तुम? कानपुर में सर। जीजा जी के मर्डर के बाद से हम रोजाना दीदी को फोन करते हैं। कल रात को बात क्या हुई थी तुम्हारी गायत्री से? हाँ हर्ष बोलो। दीदी अपना अकाउंट नंबर SMS कर दीजिए। क्यों? वो कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं आपको। नहीं हर्ष, तुम चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। सर हमारी दीदी बहुत स्वाभिमानी है, हमारी तो कभी मदद ही नहीं लेती। अच्छा, जब तुम्हारी कल रात बात हुई तुम्हारी दीदी से तो तुम्हें कुछ खटका, तुमने कुछ नोटिस किया, कुछ अजीब लगा तुम्हें? सर उनकी आवाज से ऐसे ही लग रहा था कि वो बहुत परेशान थी। कुछ बताया गायत्री ने, क्यों परेशान थी वो? सर हमने पूछा उनसे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। सब दुकान तो रात को 11 बजे बंद हो जाती है, इतनी रात को गायत्री भाभी वहां क्यों आएंगी? गायत्री का फोन वहीं दुकान के एरिया में बंद हुआ था और तुम दोनों दुकान पर ही सोते हो। अगर कुछ भी छुपा रहे हो, कुछ भी, तो अभी बता दो, नहीं तो यही काट दो। सर हम कुछ नहीं छिपा रहे हैं सर। माना कि हम सोते हैं दुकान में, लेकिन जितेंद्र भी तो आए दिन दुकान में आता रहता है ना जी। हाँ साहब, वो रोज रात को दुकान में आके नशा करता है। वो कल रात को भी 1 बजे के करीब आया था और फिर वो चला गया, लेकिन गायत्री भाभी को वहां नहीं देखा हम लोगों ने। सर गायत्री के घर के आसपास के एरिया का डम डेटा चेक किया। जिस रात गायत्री गायब हुई तब वहां विनायक का नंबर एक्टिव था और विनायक के नंबर से प्रभात के नाम पे रजिस्टर्ड एक दूसरे नंबर पे कॉल किया गया था। प्रभात का दूसरा नंबर? जी हाँ सर, यह नंबर चेन्नई में एक्टिव था लेकिन अब बंद है। चेन्नई में प्रभात का दूसरा नंबर कौन यूज कर रहा होगा? पता नहीं सर, कहानी को समझ में नहीं आ रही। सब समझ में आएगा सिंह। अरे विनायक बाबू, क्या प्लानिंग की है आपने और गायत्री ने? सर प्लानिंग? हमने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की थी सर। देखिए सर, मैं मानता हूं कि मैं उस रात गायत्री भाभी को मिलने गया था, लेकिन गायत्री भाभी कहां गायब हो गई? गायब हो गई? छिपा के रखा है उसे कहीं? भाकर वहीं जा रहा था ना उसके पास, चेन्नई। चेन्नई? चेन्नई? हाँ चेन्नई। वहां प्रभात का दूसरा नंबर एक्टिव था। नहीं सर, मुझे सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता। ऊपर देख, ऊपर देखो। सर बता रहा हूँ सर। तुम जल्दी क्या है? अब बोल। सर प्रभात का ये नंबर अंजलि यूज करती थी। कौन अंजलि? अंजलि उसकी गर्लफ्रेंड थी। प्रभात की गर्लफ्रेंड? जी सर, प्रभात और अंजलि का अफेयर चल रहा था। वो प्रभात की कस्टमर थी और दोनों में प्यार हो गया था। प्रभात और अंजलि हमेशा मेरे घर में ही मिला करते थे। सर प्रभात में और गायत्री भाभी में पहले हमेशा अनबन हुआ करती थी। अंजलि को पाने के लिए उसने फिर से गायत्री भाभी से रिश्ता सुधारना शुरू कर दिया और इसीलिए उसने अपना फेक डेथ प्लान कर दिया। फेक डेथ? मेरी जगह कोई और मरेगा और इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए मुझे गायत्री को अपने फेवर में करना पड़ेगा। अंजलि तुझे इतनी पसंद है तो तू गायत्री भाभी से डिवोर्स ले ले। अरे तेरा दिमाग खराब है? सर से लेकर पैर तक मैं कर्जे पे डूबा पड़ा हूं यार। मैंने सब सोच लिया।
मेरी फेक डेथ के बाद तुझे गायत्री को इंश्योरेंस के पैसे दिलवाने में मदद करनी पड़ेगी। सर वो अंजलि के प्यार में इतना पागल हो गया था कि दूसरे की लाश को अपनी लाश साबित करने का प्लान कर चुका था। दूसरा कौन? सर इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम सर। हाँ लेकिन उसने किसी को तो टारगेट किया था जिसका वो शायद मर्डर करने वाला था, लेकिन जब पता चला कि प्रभात का ही मर्डर हो गया तो कुछ समझ में नहीं आया। वहां चेन्नई में अंजलि प्रभात का इंतजार कर रही थी। विनायक मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं पिक कर रहे हो? और इधर मैं गायत्री भाभी को इंश्योरेंस के पैसे दिलवाने में मदद कर रहा था। इंश्योरेंस कंपनी में एक आदमी है हमारी पहचान का, कुछ ले दे के काम हो सकता है। कल रात गायत्री से मिलने क्यों गया था उसके घर? वो तो गायत्री भाभी ने खुद फोन करके बुलाया था। सर गायत्री भाभी रोजाना प्रभात के बारे में पूछती थी, उस रात भी उन्होंने प्रभात के बारे में ही पूछने के लिए बुलाया था। तुम बोले थे कि पुलिस झूठ बोल रही है कि प्रभात जी का मर्डर हुआ है, तो अगर प्रभात जी का मर्डर नहीं हुआ है तो प्रभात जी का है? भाभी हमें नहीं पता। नहीं पता मतलब? हाँ हमें तो लग रहा है कि पुलिस जो कह रही है शायद वही सच हो। उसके लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, वो आपको धोखा दे रहा था। हाँ उसका दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। कौन लड़की? सर उस रात गायत्री भाभी ने अंजलि के बारे में पूछा और हमें जबरदस्ती अंजलि को फोन करवाया। सर गायत्री भाभी की आवाज सुनते अंजलि ने फोन कट कर दिया। उसके बाद मैं वहां से चला गया, मुझे नहीं पता सर उसके बाद क्या हुआ और गायत्री भाभी कहाँ है और प्रभात को किसने मारा। अंजलि का कोई फोटो है तेरे पास? हाँ सर, सोशल मीडिया मैसेंजर डीपी में उसका फोटो है सर। सर हाईवे के पास एक औरत की लाश मिली। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और देखो आसपास कुछ मिलता है क्या। सर गायत्री का फोन बंद होता है प्रभात की दुकान के एरिया में और लाश मिलती है वहां से 10 किलोमीटर दूर यहाँ हाईवे के पास। मुझे तो ये विनायक का ही गेम लग रहा है सर, और ये भी हो सकता है कि प्रभात के मर्डर का प्लान अंजलि और विनायक दोनों ने मिलकर बनाया और इस बात का पता गायत्री को लग गया हो, इसलिए दोनों ने मिलकर गायत्री को मार दिया। हमें लग रहा था कि अंजलि इस गेम की मास्टर प्लानर है, लेकिन अपना फेक एक्सीडेंट प्लान करने वाला प्रभात इस केस का असली मास्टरमाइंड है। लेकिन उसका मर्डर कैसे हुआ, किसने किया, यह खुलासा चौंकाने वाला था। लेकिन इस केस की सबसे बड़ी विक्टिम गायत्री थी, जो अपने पति प्रभात के धोखे का शिकार हुई थी। गायत्री और प्रभात की आप बीती की गाज उनके बेटे कमल पर गिरी, जो अब अनाथ हो चुका है। प्रभात के बाद गायत्री का मर्डर किसने किया होगा, यह तब हमारे लिए पहेली बना हुआ था, जिसका जवाब हम अंजलि की तलाश में ढूंढ रहे थे। और अंजलि का गायब होने का खुलासा भी कोई कम चौंकाने वाला नहीं था। सर विनायक ने कहा था कि अंजलि इंद्रपुरम में रहती थी। इंद्रपुरम पुलिस से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया है कि वहां एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। रिपोर्ट में लड़की का चेहरा तो अंजलि से मिलता था, पर कंप्लेंट किसी सोनाली शर्मा के नाम से फाइल हुई थी और ये कंप्लेंट करने वाला कोई और नहीं, अंजलि उर्फ सोनाली का फादर ही है। मैंने बात की उनसे। सर ये अंजलि नहीं है, मेरी बेटी सोनाली है और मैं किसी प्रभात को नहीं जानता सर। सोनाली करती क्या है? एस्पायरिंग मॉडल है सर, और हमें ये बात पसंद नहीं है। ये सोनाली गायब कब से है? 9 मार्च से। प्रभात का मर्डर होता है 16 मार्च को और ये लड़की अंजलि उर्फ सोनाली 9 मार्च को गायब होती है। और विनायक जिस नंबर पर इस सोनाली को फोन करता है वो नंबर गायत्री के मर्डर वाली रात तक चेन्नई में एक्टिव था। I'm sure sir, कि विनायक कोई गेम खेल रहा है। लेकिन सर इस विनायक ने जितना बोला है उसके आगे कुछ उगल नहीं रहा है। इसका तो ये भी कहना है कि वो ये तक नहीं जानता कि अंजलि का असली नाम सोनाली है। इस सोनाली का कैसे भी करके पता लगाना होगा सिंह, यही हमें इस केस की जड़ तक लेकर जाए। आजा, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। टॉफी ले ले ले, पकड़ो। क्यों डरा रहे हो? अब इसे भी मारने का इरादा है क्या? इरादा तुम्हारा है आंटी, पापा ने तुम पे नजर रखने के लिए बोला है, कहीं चाचा चाची की तरह कमल को भी मार डाला तो। क्या सबको अपनी जैसा समझते हो? चलो निकलो यहाँ से, वरना अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गायत्री की मौत गला दबा के हुई उस रात तकरीबन 12 बजे के आसपास। गायत्री का मर्डर होता है रात के 12 बजे और गायत्री का फोन
प्रभात की दुकान वाले एरिया में बंद होता है रात के 1 बजे। मतलब साफ है सिंह, गायत्री के मर्डर के बाद उसका फोन पर्पसली उस एरिया में ले जाया गया। सर चेन्नई पुलिस ने सोनाली का पता लगा लिया है और उसे अरेस्ट भी कर लिया है। कल सुबह तक वो हमारी कस्टडी में होगी। गुड। सर ना मैंने प्रभात को मारा है और ना ही गायत्री को। सर मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नाम बदलकर एक शादीशुदा आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे इतना बरगलाया कि वो अपनी सीधी सादी बीवी को छोड़कर तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हो गया। बोलती है कुछ नहीं किया। और क्या क्या किया है? खुद बोलोगी या बुलवाए तुमसे? मीरा। सर मैं बता दूं, सर ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। मुझे हर्ष ने बोला था उसके जीजा जी को फंसाने के लिए। अमन बेटा क्या हुआ? चल आइसक्रीम खाने चलते। चल 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 चल। और सर हमारा और सोनाली का अफेयर बहुत पहले से था। हमने इस सोनाली को बताया था कि हमारे जीजा जी गाजियाबाद में रहते हैं। और सर प्रभात के शॉप में अक्सर जाया करती थी। प्रभात जिस तरह मेरे साथ पेश आता था मुझे लग रहा था कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। और जब मुझे पता चला कि प्रभात हर्ष की जीजा है तो वो प्लान हर्ष ने ही बनाया था। कैसा प्लान? कैसा प्लान? हमें लगता था कि हमारे जीजा के पास बहुत पैसा है, हमें पैसे की जरूरत थी सर। और सोनाली को भी हमारे कहने पे सोनाली ने हमारे जीजा से अफेयर शुरू कर दिया। वाकई में आपका कलेक्शन बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। आते रहिएगा। यस सर। प्रभात ने मुझे फोन करने में जरा भी देरी नहीं की। तो प्रभात के खाते और कर्ज लेने की वजह यह थी कि वो तुम पे पैसे उड़ा रहा था। हाँ सर, लेकिन प्रभात के फेक एक्सीडेंट का प्लान प्रभात ने खुद बनाया था। हमने उसका मर्डर नहीं किया। मैं तो तब चेन्नई में थी। लेकिन हर्ष यही था। जिस रात गायत्री का मर्डर हुआ उस रात तो कानपुर से यहाँ गाजियाबाद आया था, सब पता लगा लिया हमने। अब तो खुद बोलेगा या फिर? मानते हैं सर कि हमने अपनी दीदी को मारा सर, लेकिन अपने जीजा को हमने नहीं मारा सर। विनायक ने हमारी दीदी को सोनाली के बारे में सब कुछ बता दिया था। उस रात दीदी ने हमें फोन किया और सोनाली के बारे में बात करने लगी। तुम्हारे जीजा जी का कभी चक्कर चल रहा था, हमको धोखा दे रहे थे। क्या बोल रही है दीदी? ऐसा कुछ नहीं, आप बेवजह परेशान हो रही है। ऐसा ही है हर्ष, हमें विनायक ने बताया सब कुछ। कोई लड़की है अंजलि नाम की, चेन्नई में रहती है। हमें लगता है कि ये सब ना उसने ही किया। तुम्हें पता है हमने ना विनायक से उसका नंबर ले लिया। बस हम अभी के अभी जाके पुलिस को उसका नंबर दे देंगे। दीदी वो आप वो अंजलि की बात कर रही हो क्या? वो जो चेन्नई में रहती है? हाँ, और उसको तो हम जानते हैं दीदी। उसको तो आज हमने सुबह हाईवे पे देखा। दीदी आप एक काम करिए, आप हाईवे पे आ जाइए, हमने उसका घर देखा हुआ है। दीदी हमारी बातों में आ गई। तो तुम अंधेरा जंगल में वो लड़की का है हर्ष? सॉरी दीदी। सॉरी क्यों? और गायत्री को मारने के बाद तो गायत्री का फोन लेकर प्रभात की दुकान वाले एरिया में गया। तुझे लगा कि हम सौरभ और उसके बेटे जितेंद्र पर शक करेंगे? हाँ सर, लेकिन हमने अपने जीजा को नहीं मारा सर। सर हमारा प्लान तो ये था कि जब हमारा जीजा हमारी गायत्री दीदी से इंश्योरेंस का पैसा लेकर उनको डिच करेगा तो हम अपने जीजा को डिच करके भाग जाएंगे सर। और तेरा जीजा प्रभात किसी और को डिच करके उसे मारना चाहता था। कौन था वो आदमी? सर प्रभात रोजाना एक मंदिर जाते थे, वहां पर एक बंसी नाम का भिखारी है। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करेगा साहब। प्रभात अपने फेक एक्सीडेंट के लिए उसे बलि का बकरा बनाना चाहता था और मुझे लगता है सर ये उसी ने किया है। प्लान के मुताबिक जब प्रभात चेन्नई नहीं आया तो मैंने हर्ष को कहा उसका पता करने के लिए। सब पहले तो बंसी गायब था, लेकिन फिर जब उनको मिला तो बिल्कुल नए कपड़े डाला हुआ था सर। सच का पता करने के लिए हमारे से हाथापाई तक हुई,
लेकिन वो भाग गया। सर हमें पक्का लगता है कि उस बंसी ने प्रभात को मारा है। जब उसे पता चला होगा कि प्रभात उसे मारना चाहता है तो उसने ही प्रभात को मार दिया होगा। हमने उस भिखारी को ढूंढने की कोशिश की, वो हमें नहीं मिला, गायब था। हमने उसके झोपड़े का पता लगाया तो हमें मालूम हुआ वहां उसने काफी पैसा छुपा कर रखा था। इससे पहले कि हम इन कड़ियों को ठीक से जोड़ पाते, हमें एक और चौंकाने वाली खबर मिली। सर, प्रतापनगर पुलिस को एक लाश मिली। लाश की शिनाख्त तो नहीं हो पाई, पर बंसी के स्केच से बहुत मैच करती है। इसकी बॉडी पर काफी ब्रांडेड कपड़े भी मिले। सिंह, इन कपड़ों पर जो टैग लगाया ना, इस टैग के बारकोड से यह पता लगाओ कि ये कपड़े कहां से बेचे गए और किसने खरीदे। राइट सर। ये देखिए, नया माल दिखा रहे हैं आपको, फ्रेश एकदम। सर मुझे कहा नहीं जा रहा, मैंने क्या किया सर? बंसी के लिए कपड़े तो नहीं खरीदे थे ना? बंसी? सर लेकिन सर आप लोग क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीसीटीवी में बंसी के लिए कपड़े खरीदता हुआ दिखा है तो? सर कौन से कपड़े सर? हमने नहीं खरीदे। ऊपर देख। सर बताते हैं सर, मारिए मत, बताते हैं। हमने ही मारा है बंसी को, क्योंकि बंसी ही जानता था कि हमने प्रभात भैया का भी खून किया था। प्रभात को क्यों मारा? प्रभात भैया के गले से पैसे उस जितेंद्र ने चुराए और उन्होंने हम पर शक किया। लेकिन भैया हमने चोरी नहीं की भैया। जिस थाली में खाना खाता उसे भैया हमने नहीं चोरी की भैया। पीछे मत आओ, तू निकल यहाँ से। सर प्रभात भैया को उस समय तो यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर से मुझे काम पर बुला लिया। जीवन, आई एम सॉरी भाई। वो बस कीजिए ना भैया, हम तो हमेशा आपको अपना बड़ा भैया ही मानते हैं। मैं अपनी बेइज्जती भूला नहीं था। प्रभात भैया को लगता था कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने उस नकली एक्सीडेंट के प्लान में मुझे शामिल किया। प्रभात भैया ने मुझे कहा था कि वो बंसी को रास्ते पर लाएंगे और उसको टेंपो के नीचे धक्का दे देंगे और मुझे उसे कुचलना था। प्रभात भैया का प्लान था कि बंसी के मर्डर को एक्सीडेंट दिखाया जाए, लेकिन मैंने प्रभात भैया के मर्डर को ही एक्सीडेंट दिखा दिया। बचा तो तू अब भी नहीं। बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है, ये हम सब जानते हैं। अगर प्रभात ने उस वक्त गायत्री द्वारा दी गई दस्तक को महसूस किया होता, पीछे हट गया होता, तो शायद अंत इतना बुरा नहीं होता। दस्तक गायत्री को भी मिली थी। उसके पति का उसके साथ बर्ताव अच्छा नहीं था। अचानक से उसके पति का बर्ताव उसके साथ अच्छा हो जाना, इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे लेने के लिए षड्यंत्र रचना। लेकिन गायत्री इस दस्तक को महसूस नहीं कर पाई और गायत्री के साथ साथ इसका खामियाजा उसके बेटे कमल को भी उठाना पड़ा। कमल हमेशा के लिए अनाथ हो गया। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। लोग अपनी सरल जिंदगी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा अपनी जिंदगी से उम्मीद लगा लेते हैं। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत है। यह केस तब का है जब मैं बिहार के भागलपुर के नाथनगर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। जब यह केस मेरे सामने आया तो मुझे जिंदगी का एक अलग ही पहलू देखने को मिला। अनैतिकता का ऐसा घिनौना खेल मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। 3 साल पहले डेथ हो गया था उनका। मरा हुआ आदमी से शादी हुआ हमरा। बहुत विचित्र तरीका से हमरा शादी हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम भगवान पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब वधू वर को वरमाला पहनाएगी। ये लो बेटा। ये क्या हो रहा है? डाल दो बहू, डालो 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 डालो। अब वर वधू को माला पहनाएगा। पहले आप लोग यहाँ पे स्पर्श कराइए, आप भी स्पर्श करिए। और विवाह संपन्न हुआ।
क्या वो आपको कुछ याद नहीं है? जब आप सुबह सो के उठी तो आपके बगल में कोई था? बोलिए। जी भानु। कौन भानु? जिस मरा हुआ आदमी से अपना शादी हुआ ना, उसका छोटा भाई। यादव जरा पता कीजिए। सर चलिए। अरे किसी को कुछ होश वोश है कि नहीं? घर से बहू बाहर निकल गई है, हर कोई कह रहा है हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। अरे किसी को कुछ बताओ तो कि कहाँ गई है वो? अरे तभी ना कह रहे हैं, इतना सब लोग हो तुम लोग, देख नहीं सकते थे कौन कहाँ जा रहा है? लेकिन हम तो अभी सो के उठे हैं। तुम तो सोते रहो बस। और तुम कहाँ थे रे? अरे भैया हम तो बेडरूम में ही थे ना, पता नहीं कब उठ के चली गई। और आप लोग चिल्लाइए मत, हम जा रहे देख के आ रहे हैं। तो खाली आइए साहब। पापा पुलिस पुलिस कहा हुआ बहू? दरोगा जी, लड़की बोल रही है कि मरा हुआ आदमी से शादी करवाएं आप लोग इसका। मरा हुआ आदमी? इसका तो दिमाग खराब हो गया है। ये हमारा बेटा है छोटा भानु, इसके साथ ब्याह हुआ इसका। ए जाओ एल्बम लेके आ जरा। हाँ भी लाते हैं। देखिए जब आप एल्बम देखिएगा आपको सब पता चल जाएगा। अरे बारात गई, विधि विधान से शादी हुआ, अब कैसे समझाएं हम आपको? अरे लाओ। ला रहे हैं। ले लीजिए। और दिखाएं। साहब पगला गई है लड़की, भोरे भोरे बिना किसी को बताए पता नहीं कहाँ चली गई थी घर से। क्या है सब? वो जो लकड़ा खंबा को हम माला पहनाए थे वो। अरे बताए थे ना तुमको, घर का रिवाज है, ग्रह पीड़ा शांति के लिए सब करना पड़ता है। हाँ सर, पापा सही कह रहे बिल्कुल। इसकी शादी हमारे साथ हुई है। ठीक है, संभालिए अपनी बहू को। सर, लड़की का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, कुछ भी बोल रही है सर। ठीक है। हेलो, हटिए आपका। जलाया गया है सर। ऐसा ही लगता है। ये कुछ सूटकेस या ट्रॉली बैग जैसा लग रहा है। इसका मतलब हो सकता है इसे कहीं और मारा गया हो और यहाँ लाके जला दिया। हो सकता है किसी औरत या लड़की की लाश हो। लेकिन सर पता कैसे करें कि किसकी बॉडी है? यादव जी, यही पुलिस का काम है, यही तो पता लगाना है। देखो कुछ और मिलता है क्या? हाँ सर, फोन मिला है। देखो कोई सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड बचा है क्या इसमें? सर रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, मतलब किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से पहले मर्डर हुआ है, उसके बाद बॉडी को जलाया गया है। साहब वो जो बॉडी पे सिम मिला था ये उसकी रिपोर्ट है और आधार कार्ड का कॉपी भी। ठीक है। मधु मिश्रा 23/17 इसकचक भागलपुर, डॉटर ऑफ प्रकाश मिश्रा। यादव जी सर आइए। एक मिनट रुकिए। देखिए सिर्फ कंकाल ही बचा है और बॉडी का पहचान सिम कार्ड से हुआ है। इसे पहचानते हैं आप दोनों? ये हमें बॉडी के पास मिला है। ससुराल वाले मारे हैं उसको। साहब वहां पर उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया था। एक रोज
फोन करके बताया उसने हम लोगों को। हाँ मधु बोल। पापा हमारा शादी फर्जी है। अरे क्या बोल रही है? क्या पागलों जैसा बात कर रही है? हाँ पापा, 3 साल पहले ही मर चुका है वो। हाँ? मधु। पापा हम आपको बाद में फोन करते हैं। उसके ससुर को फोन किए हम, वो तो फायर हो गए। कहने लगे कि आपके आंखों के सामने आपके आंगन में अपने छोटे बेटे भानु के साथ शादी किया था। एक मिनट, क्या नाम बताया? भानु। भानु, ये आपकी बेटी की शादी कहाँ हुई थी? वो ठेकेदार है ना साहब, लल्लन चौबे उन्हीं के हैं। तिलक माझी चौक वाले? जी साहब। सर ये तो वही लोग हैं। और वो लड़की सुमन, उसने भी इन लोगों के बारे में बताया। सुमन तिवारी नाम की औरत पहले ही मेरे थाने में आ चुकी थी, और फिर ये मधु मिश्रा का केस। दोनों ने ही भानु चौबे का जिक्र किया था। दोनों औरतों की कंप्लेन भी एक जैसी थी। कौन था ये जो एक मरे हुए आदमी से जिंदा लड़कियों की शादी करवा रहा था, और क्यों? और फिर उन दोनों में से एक औरत की हत्या हो गई, और जब उसकी जांच करने हम लल्लन चौबे के घर पहुंचे तो वहां एक अलग ही महाभारत छिड़ गया। आप लोगों ने धोखा किया हमरे साथ। आप लोग पुलिस को बहला सकते हो, हमको नहीं। और तुम कितनों को बेवकूफ बनाए हो? हाँ, चुप कर, नहीं तो अभी हम तुम्हारा, नहीं तो क्या क्या करेंगे? चुप, बहुत जुबान चलने लगा तुम्हारा। बाबूजी इलाज करना पड़ेगा इसका। अच्छा, इलाज करेंगे आप हमरा? हाँ, क्या इलाज करेंगे? क्या हो रहा है? ये सब किए हैं। हमारी लड़की इन लोगों के चलते मारी गई, और ये मारे हैं उसे। क्या बकरी है तू? हम बकरे हैं, हम बकरे हैं। कमी नहीं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शांत। क्या हो रहा है? देखिए सर, हम आपको बताते हैं। हाँ हाँ देख लिया। पहले ये बताइए कि किस मरे आदमी से आप लड़कियों की शादी करवा रहे हैं? फालतू का बात है सर, मरे हुए आदमी से किसी का शादी होता है भला? ये जो है मिश्रा जी, इनके बेटी से हमारे बेटे भानु का शादी हुआ है बस। पर इस भानु की शादी तो सुमन के साथ हुई थी ना? सुमन से पहले इससे शादी हुई थी, मिश्रा जी की बेटी से। हाँ सर, और इनकी बेटी शादी के दूसरे ही दिन भाग गई थी। ना ना सर, ऐसा कोनो बात नहीं है, ये एकदम झूठ बोल रहा है। अरे का झूठ बोल रहा है? अरे ये तो बताइए, हमारी बेटी का शादी किसके साथ हुआ है? काहे? तुम नहीं थी का मंडप में? हाँ, अरे तुमरे आंगन में तो भानु का शादी करवाए थे, और तुमरे घर में आए थे ना बारात सजाते जाके, भूल गई क्या? और तुम्हारे घर से ही बहू को विदा करा के ले गए थे, याद है कुछ की नहीं? वो सब नाटक था, ड्रामा था। सच तो ये है, इन लोगों ने किसी मरे हुए आदमी के साथ हमारी बेटी का ब्याह किया है, उसे टॉर्चर किया है और जलाकर मार डाला उसे। टॉर्चर किया है इन लोगों ने। झूठ बोली ना कर तो मुंह नोच लेंगे। शांत, जाइए आप लोग, अपने घर जाइए, जाइए। इन लोगों को छोड़िएगा मत, हमारी बेटी को जलाकर मार दिए हैं ये लोग। यादव जी चलिए। ये फोटो किसकी है? सर ये हमारे बड़के भैया थे, बद्री चौबे। 3 साल हुआ डेथ कर गए। यादव, ये मधु शादी के एक दिन बाद ही अपनी ससुराल से निकल गई, तो फिर गई कहाँ? साहब, ये मधु मिश्रा के सिम के कॉल रिकॉर्ड से। हाँ ठीक है यादव जी, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तो मधु का फोन सुबह 7:23 पे बंद हुआ था, है? मोबाइल लोकेशन के हिसाब से पहले वो तिलक माझी से इसक चौक गई, मतलब अपने ससुराल से निकल के अपनी माँ के घर। हाँ, और उसके 20 मिनट बाद नाथनगर, वहाँ उसका फोन 7:23 पे बंद हुआ है। मतलब मधु अपने ससुराल से निकल के अपनी माँ के घर गई, फिर अपनी माँ के घर से निकल के कहीं और चले गए। लेकिन सर मधु के माँ बाप ने हमसे ये बात नहीं बताई थी। मतलब आप जो बोले कि मधु का आपको फोन आया, वो सब झूठ था? सर फोन नहीं आया था, वो खुदे आ गई थी शादी के एक दिन बाद। अरे आ रहे हैं भाई, कहाँ हुआ? सुबह सुबह आ गया। मधु, अरे कहाँ हुआ भाई?
कहाँ बना रखा अपना हालत भाई? हाँ ये सब कहाँ हुआ? क्या हुआ? अभी अभी तो तेरा ब्याह हुआ और इतनी सुबह तू यहाँ क्या कर रही है और रो क्या रही है? कहाँ बात है? ये सब कहाँ है? हाँ पापा, हमारी शादी फर्जी है। हमारी शादी एक मरे हुए आदमी के साथ हुई है। वो 3 साल पहले ही मर चुका था। अद्री चौबे, भानु का बड़ा भाई। ये क्या बोल रही है तू? हेलो, हाँ हम घर पहुंच चुके हैं, बस आते हैं। किसका फोन था? वो राजेश राय, दोनों में दोस्ती थी ना। मतलब दोनों के अफेयर वाली बात सच है? अरे सर बोले ना, इसीलिए तो हम लोग किसी से कुछ बोले ही नहीं। एक तो गलत जगह ब्याह हो गया और ऊपर से बेटी का अफेयर। किससे लड़ते हैं? ससुराल वाले से। ये किससे FIR करते हैं सर? पीछा नहीं किया उसका? सर वो घर से बाहर निकली, हम भी उसके पीछे गए, लेकिन बाहर ऑटो खड़ा था, उस पर बैठ के वो निकल गई साहब। और उसके जाने के बाद आपने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और ना ही उसने आपसे? बहुत सोच समझ के उसका ब्याह तय किए थे, लेकिन हमको क्या मालूम था कि उसका अफेयर था। अफेयर तफेयर हम नहीं जानते। हमारी बेटी के साथ उसके ससुराल में बहुत अत्याचार हुआ है, नहीं तो काहे भागती वो वहां से? हेलो हेलो सर, मैं सिंटू बोल रहा हूँ। राजेश राय का पता चल चुका है। देखो, खबर है कि बॉडी मिल गया है। भाग लो बेटा। और हाँ सुनो, पुलिस ने पकड़ा तो हमारा नाम मत लेना। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फोन रखो अभी। ये राजेश राय कहाँ रहता है? वो है ये। रुक। नहीं मारे साहब मधु को। शादी के एक दिन बाद ही वो भाग के तुम्हारे पास चली आई थी, उसके बाद से वो गायब? सब आई थी साहब, सब हम मारे नहीं उसको साहब। सब 3 साल से लव करते थे साहब उसको, जबरदस्ती शादी फिक्स कर दिया साहब उसका। वो तो सुसाइड तक का सोच रही थी साहब। तो हम बोले कि मिलो हमसे। फिर सर शादी के 1 रोज पहले हमसे आके मिली। राजेश, राजेश प्लीज कुछ करो, हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। घबरा काहे रही हो? देखो हमारे पास एक ऑप्शन है। हाँ? क्या? हम यहाँ से कलकत्ता निकल चलते हैं। कब? तुम हमको 1 दिन का टाइम दो, ठीक है? तो टिकट निकालना पड़ेगा और कुछ पैसे का भी जुगाड़ करना पड़ेगा ना। लेकिन कैसे हो सकता है? 8 बजे शादी है ना, हम 7 बजे तुम्हारे घर के पीछे वाली रोड पे तुम्हारा वेट करेंगे। तुम निकल आना, फिर वहां से स्टेशन और स्टेशन से कलकत्ता। कहाँ हो तुम? मधु हम आ रहे हैं। बारात बस पहुंचने ही वाली है। तुम चिंता ना करो, हम आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं ना। भैया गलती हो गया, देखिए। अरे जल्दबाजी में थे, देखिए गलती हो गया। आपका जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई हम कर देंगे। आप हमारा एड्रेस और फोन नंबर लिख लीजिए। अबे इतना मारेंगे ना कि मार मार के कनपट्टी लाल कर देंगे। चल 10,000 रुपये निकाल चल। अरे 10,000 किस बात का? 200 रुपए का मटकाट आता है, हम दे देंगे ना। बोल रहे हैं 200 रुपए में ठीक होता है। अरे हम बोल रहे हैं यार, हमसे 10,000 रुपये निकालते हैं। जाना देखिए, हमको कहीं पहुंचना है। देखिए बहुत बड़ा इमरजेंसी है, हमको जाना है, इंतजार कर रहा है। अरे हम कर देंगे सारा भरपाई। अरे मेकअप हुआ कि नहीं? बहुत ही प्यारी लग रही है, नजर ना लगे। अरे जल्दी करो भाई, सब लोग हैं, दरवाजे पर बारात लगने वाला। तुम चलो, उसे सजने दो। चलो हाँ, चलो जल्दी ले आओ उसे। आ जाओ, आओ। चलो।
मधु हमसे गलती हो गया, देखो लाइफ ओवर हो गया है हमारा, ओवर। तुमने हमें धोखा दिया और यहाँ भी हमारे साथ धोखा हुआ है। मधु देखो तुम रो मत मधु, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे मधु, हम है ना, हम आ रहे हैं। नहीं, अभी नहीं, यहाँ बहुत लोग हैं, तुम्हें मार देंगे। हाँ तो मधु मेरी बात सुनो, देखो वो जो नाथनगर वाला पानी का टंकी है ना, तुम सुबह 6 बजे वहां आ जाना, हम पहुंच जाएंगे। दुल्हन, ओ दुल्हन, कहाँ लगे थे? रो मत। तुम आए क्यों नहीं? देखो यकीन करो, हमारा एक्सीडेंट हो गया था। हमारा शादी फर्जी हुआ है। फर्जी मतलब? जिससे हमारा शादी हुआ है वो पहले से ही मरा हुआ है। मतलब शादी हुआ ही नहीं तुम्हारा? पर राजेश, रात में कुछ हुआ हमारे साथ। कोई था कमरे में हमारे बेड पे, हम बेहोश थे, पर सच में हमारे साथ कुछ हुआ। राजेश, तुम लौट जाओ। राजेश, क्यों? तुम घर लौट जाओ। राजेश, हम शाम में फोन करेंगे तुम्हें। राजेश, तुम मुझसे प्यार करते हो। राजेश, मतलब उसको छोड़ के तुम निकल गए? हाँ सर। ये भानु का दोनों लड़कियों से शादी हुआ था ना? हाँ सर। सर हमको लगता है कि असली खिलाड़ी ये भानु ही है। मतलब सर ये मधु ने राजेश को अपनी फर्जी शादी के बारे में बताया था, और फर्जी शादी नहीं बल्कि ये भी बताया था कि उसके साथ संबंध भी बनाए गए कोई नशे की दवा देकर। और राजेश के बयान के हिसाब से हमको लग रहा है कि ये चौबे फैमिली कोई ना कोई कांड की है। ये चौबे फैमिली जलेबी खिला रही है हमको। चौबे जी, आपकी दोनों बहुओं ने एक ही बात बताई थी, फर्जी शादी। साहब, उस दिन हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। शादी तो हमारी भानु से ही हुई है। हाँ साहब, उस दिन थोड़ा इसका माइंड ऑफ, मतलब मूड ऑफ हो गया था, इसलिए ऐसा बोल रही थी वो। पुलिस से ज्यादा होशियारी की ना तो यही मूड ऑफ कर देंगे, समझा? और तुम बयान से ही पलट गई? हाँ सर, जो बोल रही है सच ही बोल रही है, इसके साथ आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। कानून नाम का भी कोई चीज होता है। आवाज नीचे, पुलिस को कानून बताओगे? जादव जी, चलिए। जादव जी, इस भानु के ना कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाइए, ये जरूर कोई ना कोई कांड करके बैठा है। अच्छी खासी पोस्ट ऑफिस की नौकरी थी, उसका इंटरव्यू देने नहीं गए तुम? कौन सा भूत सवार हुआ है तुम पे ये बिजनेस करने का? और वैसे भी तुम्हें बिजनेस का कौन सा अनुभव है, बताइए? हम बाद में बात करते हैं तुमसे आके। हाँ, छोटे भाई को बिजनेस का भूत सवार हुआ है। अब तुम ये मत बोलना कि वो सही बोल रहा है। हाँ, क्या लेकर आया? सर आपका शक सही था। जिस दिन मधु का मर्डर हुआ उस दिन भानु की फोन की लोकेशन इशक चक का था। तिलक मांझी से इशक चक, यानी कि भानु लड़की का पीछा कर रहा था। यादव जी, इस भानु को अरेस्ट करो, इससे पहले कुछ और कर दे। ठीक है सर, एक मिनट। हेलो, क्या? एक काम कीजिए, फॉरेंसिक को भेजिए, हम लोग आ रहे हैं। यादव जी, फॉरेंसिक किस लिए? सर वो चौबे जी के घर चलना होगा, तिलक मांझी। क्या हो गया? पीछे चलो, पीछे। कौन मार के चला गया मेरी बहू को? अरे काहे रो रही हो तुम? चुप रहो। बॉडी सबसे पहले किसने देखी? हमने देखा था, वो यहाँ कोयला लेने आए थे तो दिखे। अरे साहब, घर में थी, सुबह एकदम अच्छी खासी थी, पता नहीं आग करने आई और कौन मार गया। जा, पूरे घर की तलाशी लो, देखो कोई कुल्हाड़ी या गंडासा जैसी चीज मिलती है क्या।
ये मिला। कहाँ मिला ये? सर पीछे छज्जे पे रखा हुआ था। हाँ, क्या है ये? हम नहीं जानते हैं साहब, हमने किसी को नहीं मारा है। और तुम्हारा वो दूसरा बेटा भानु कहाँ है वो? ये क्या हुआ मम्मी? दुल्हन चली गई बाबू। ये कैसे हुआ पापा? कहाँ थे तुम? साहब वो तो हम बरारी गए थे वो सीमेंट लेने के लिए। ये पर्ची रहा। ये तो कल की डेट की है। हाँ वो पैसा बकाया था ना साहब, तो पैसा ही देने गए थे हम। बकाया देने गए थे या इसको मार के भागे थे? और मधु को भी इसी कुल्हाड़ी से मारा था ना? नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा और ये तो हमारा है भी नहीं। अब बोलो ना आप। जीप में डालो इसे। देखो साहब, इसने किसी को नहीं मारा है, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अच्छा, मैं गलत बात कर रहा हूँ? पूछो इससे। 19 जून को जिस दिन मधु का मर्डर हुआ उसके पीछे गया था कि नहीं गया था? पापा हमने कुछ लेके जाओ इसे। देखे साहब, इसे छोड़ दीजिए। अरे इसने कुछ नहीं किया। शांत। ये कुल्हाड़ी लीजिए, इस पे फिंगरप्रिंट्स होंगे। उन फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। साहब हम बताते हैं, शादी के एक दिन बाद हमारे भोरे भोरे आंख खुल गए साहब। क्या चल रहा है? हाँ, कहाँ भाग गई वहां से? क्यों? तुम नहीं जानते? बाप बेटे मिलके धोखा दिए हमें, अब हमें वहां नहीं रहना। ए पगला गई हो का? नहीं रहना है हमको। अरे शादी हुआ है हमारा तुम्हारा। तुमसे नहीं, तुम्हारे मरे हुए भाई के साथ। इसका मतलब तुम अपने घर लौट गए और वो अपने घर? हाँ? जी सर। इतना खातिरदारी करेंगे ना तबीयत हरा हो जाएगा। सच बोल। साहब हम सच ही बोल रहे हैं साहब, झूठ नहीं बोल रहे। जैसे अभी तक सच बोल रहे थे। दो फर्जी शादी किए और दोनों का मर्डर। सही सही बताओगे कि रिमांड पे ले? अब हमने किसी का मर्डर नहीं किया है। हाँ बाबूजी, ये कहने पे हमने शादी की, फर्जी शादी। मतलब? मधु और सुमन ठीक ही कह रही थी। उसका ब्याह हमारे बड़े भैया से हुआ था साहब। पर वो तो 3 साल पहले ही मर गया था ना? हाँ साहब, 3 साल पहले बद्रे पे बीमार पड़ गए थे, तभी उनका डेथ हो गया। साहब उस समय हम लोगों का ठेकेदारी का बिजनेस भी सब फेल हो रहा था। अम्मा को एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका था। फिर हमारे पुरोहित जी ने बोला, बिन ब्याह मरा है वो। कौन? किसका बात कर रहे हैं पंडित जी? तुम्हारा बेटा बद्री। कलेश है उसकी आत्मा में, मुक्ति नहीं मिल रहा है उसको, और उसी का कोप पूरे परिवार को खा रहा है। क्या कर रहे हैं पंडित जी? करना क्या है, ब्याह कराओ उसका। पगला गए क्या पंडित जी? मरे हुए आदमी का ब्याह होता है, होता है। कैसे? हमारे माँ बाप बद्री ब्याह के लिए लड़की भी ढूंढने लगे। ये सब हमारे नाम से हो रहा था। मैंने नाम और चेहरा हमारा। चौबे जी, हमने तो मधु से पहले ही कह दिया था कि शादी से पहले अपनी पढ़ाई उड़ाई पूरी कर लो। बेटा चाय दो सबको। फिर बारात चढ़ा और विधि विधान से हमारा और मधु का शादी भी हुआ। फिर शादी के बाद मधु को घर लेकर आए तो पंडित जी ने ओम सहना भवतु सहना भवतु सवीरम कर्मा भवे तेजस्विना विदितमस्तु मा विदुषा भवे। ओम शांति शांति। यजमान, गठबंधन का वक्त हो चुका है, गठबंधन करिए। ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं बेटा, ये हमारे घर की रस्म है। इससे ना ग्रह पीड़ा शांत होती है, इसलिए तुम चिंता नहीं करो। जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे करो। फिर एक दिन बाद मधु घर से भाग गई। मधु के जाने के बाद पंडित जी के बोलने पर हम लोगों ने फिर से दूसरी लड़की देखनी शुरू कर दी और इस बार हम लोग एक गरीब घर की लड़की फाइनल की सर। जो ज्यादा आवाज ना उठाए। एक बात बताओ, तुम लड़की के साथ सुहागरात मनाए कि नहीं? वो दरअसल हमें लड़की के बॉयफ्रेंड ने बयान दिया है
कि तुम लड़की के साथ फिजिकल हुए थे? हमें नहीं मालूम साहब। अच्छा, तुमको मालूम ही नहीं है कि तुम लड़की के साथ सोए थे या नहीं? हमें उस कमरे तक जाने ही नहीं देते थे, बस सुबह सुबह भेज दिया जाता था हमें। भानु, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम्हारे बड़े भाई की बहू है, कहाँ घुसे जा रहे हो? चलो जाओ जाओ, सो जाओ, जाओ चलो। माँ ने सुबह उठा दी और मधु के कमरे में भेज दिया। बाबूजी ने बोला कि जब मधु पूछे कि तुम कहाँ थे तो बोलना कि इधर ही बेडरूम में ही थे। और सुमन, उसके साथ भी यही सब किया ना तुम लोगों ने? जी, पर वो भागी नहीं। हाँ, क्योंकि वो थाने आ गई थी इसलिए उसे भी मार दिया। सर हमने किसी को नहीं मारा सर। तो किसने मारा? तुम्हारे उस जाहिल बाप ने कि तुम्हारी अम्मा ने? तुम्हारे घर से कुल्हाड़ी मिली है और उसके फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट बस आने वाली है। सर आपको जो जांच कराना ना करा लीजिए, पर सच बात यही है कि हमने किसी को नहीं मारा। फिर वो फर्जी शादी और वो शादी जो तुम्हारे मरे हुए भाई से हुई थी, वो सब दोनों लड़कियों को कैसे मालूम हुआ? वो हमने बता दिया था सर। खेल हो रहा है हमारे साथ। बियाह की बेदी पे हम बैठे हैं और शादी पर कपैया का, जिसको मरे हुए 3 साल हो गया। सारा समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। सुनिए, क्या हुआ? आप थोड़ा देर भी बैठकर हमसे बात काहे नहीं करते हैं? अम्मा से जाकर पूछो ना, शादी हमारे साथ हुआ क्या तुम्हारा? मतलब ही कि तुम्हारा शादी हमारे साथ नहीं, बड़के भैया के साथ हुआ है। हाँ, ये जो 3 साल पहले मर चुके हैं। और जब यही बात सुमन ने पुलिस को बताई तो उसे मार दिया तुम लोगों ने? साहब हमने किसी को नहीं मारा, कितनी बार बोले। जा, इसे लॉकअप में डालो। यहाँ के दाल भात खाएगा ना तो सब कुछ उगलेगा। सर, पर सर हमने जो भी किया बाबूजी के कहने पे किया। हाँ, उनका भी नाप लेंगे हम। चल, कुछ नहीं। हम पुलिस वाले अच्छे से समझ रहे थे कि ये लल्लन चौबे फैमिली कोई दूध की धुली नहीं है, और इस केस का भेद खुला भी जब इस केस का मास्टरमाइंड पंडित मुन्नीलाल ओझा सामने आया। आप ही थे ना जिन्होंने उस मरे हुए लड़के से दोनों लड़कियों की शादी करवाई थी? जी, तंत्र विद्या में होता है। अच्छा, तंत्र विद्या में लड़कियों का शारीरिक शोषण भी होता है? जा, चल। आओ लल्लन चौबे, ये पंडित जी ने सब बता दिया है। वो लड़कियों का शोषण सब कुछ बता दिया है। पंडित जी ने तो गंडा बांधा था हमको, पहले खुद गए और फिर। अब सुहाग रात का रस्म पूरा होगा। और करेगा कौन? तुम्हारे बेटे बद्री की आत्मा हमारे शरीर में वास कर रही है। अब वो जो भोगेगा हमारे माध्यम से भोगेगा। मतलब? विवाह का सुख वो हमारे शरीर से भोगेगा। फौजी, ये दूध ले लो बेटा, पी लो, सगुन होता है। लो। बस नहीं, पूरा पी लो बेटा, सगुन होता है ना, पूरा पी लो। खेल हो रहा है हमारे साथ। बियाह की बेदी पे हम बैठे हैं और शादी पर कपैया का। सारा समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अब आप लोग बाहर जाइए। हाँ। तुलीन अब बद्री युक्त हो गई है। अब जो भी इसको पहनेगा बद्री उसके माध्यम से सुख प्राप्त करेगा। तो और किस किस को गंडा बांधा था? यादव जी, जरा बुलवाइए इनसे। नहीं बोलोगे? विकास को तो हम ही दिए थे गंडा। और कौन कौन था? गांव में है 2-4 लोग और भी। और सुमन के साथ भी? आज रात के बाद
ये गंडा मैं तुमको दे दूंगा। नौने आदमी हत्या भी कबूल कर लीजिए पंडित जी, वरना बहुत पिटाई करेंगे। कोई हत्या नहीं करी हमने, कदम में कोई हत्या नहीं करी हमने। चौबे तुमने? नहीं साहब, हत्या बिल्कुल नहीं, हत्या नहीं किया। मरे हुए बच्चे की सौगंध खा रहे, जो कुछ किया था सब बक दिया ना आपके सामने, पर हत्या हमने नहीं की साहब, बिल्कुल नहीं की। यादव जी, इन्हें यहीं चढ़ाओ, बलात्कार और जालसाजी का केस लगाओ। बैठो यहाँ पे। सर, कुल्हाड़ी का फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया है, किसी का भी फिंगरप्रिंट नहीं है। यादव जी, दो बातें हो सकती हैं। कातिल ने कुल्हाड़ी से फिंगरप्रिंट्स मिटाए और चौबे परिवार के घर में छुपा दी, जिससे हमारा शक उन पे जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चौबे परिवार ने यह काम किया हो और कुल्हाड़ी अपने यहाँ छुपा दी, जिससे हमें ऐसा लगे कि चौबे परिवार को फंसाया जा रहा है। साहब, सर राजेश राय की कॉल डिटेल्स। सर मधु के मर्डर के टाइम इसका मोबाइल वहीं पर था। तू तो कह रहा था कि तू मधु को छोड़कर चला गया था। पर सर ज्यादा दूर नहीं जा पाए, बहुत सेल्फिश है हम, बहुत कमी नहीं। कितनी देर बाद वापस आए? सब 5 मिनट। 5 मिनट में आया तो मधु, 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 मधु ये क्या? हमसे बात करो मधु, ये क्या? सर ये सब हमारे चलते हुआ सब, अगर मैं उसको छोड़ के नहीं जाता तो सर शायद जिंदा होती वो आज। उसके बाद क्या हुआ? देख, अभी तू बरी नहीं हुआ है, अभी मौका है, सब बता दे वरना लंबा फंसेगा। सर हम बहुत डर गए थे साहब, तो सर हम अपने दोस्तों को फोन किए। कौन दोस्त? सुनील और भगत यादव। सुनील और भगत, जा। सब उन दोनों को हमारे अफेयर के बारे में मालूम था, इसलिए फोन किया सर। ये क्या हो गया बे? मर गई। अभी हुआ कैसे? हम कुछ नहीं किए, हम तो उससे मिलने आए थे। तूने किया नहीं है ना, फिर भी तू फंस जाएगा। हाँ कैसे? अब देख, तूने कोलकाता का टिकट लिया था ना, फोन भी तेरा इधर ही है। तो सीरियल नहीं देखता है क्या? अरे पुलिस लोग ट्रेस कर लेते हैं, समझा? सीधा पकड़ के लेके चले जाएंगे। पर हम कुछ नहीं किए। कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम कर सकते हैं, सबूत मिटाओ। कैसे? मेरे पास एक तरकीब है। हाँ, यही है ना तुम्हारे साथ के वो दो महारथी, तुम्हारे दोस्त? सर हम तो बस दोस्त की मदद करने की नियत से सब किया साहब। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? कोई नहीं सर, सूटकेस हम अपने घर से लाए सर, और पेट्रोल दोस्त से मंगवाया था सर। काहे कि वहाँ पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी लगा है सर। टीवी सीरियल बहुत देखते हो ना तुम लोग, अब असली थाना देखो। अच्छा, टीवी सीरियल में ये एविडेंस मिटाने का मतलब नहीं बताते कि इसका नतीजा क्या होता है? सर हम लोगों ने मधु को नहीं मारा सर, नहीं मारा सर, हमने मधु। एविडेंस मिटाए तुम लोगों ने और वो अपराध है। क्या प्रूफ है तुम लोगों के पास कि तुम लोगों ने मर्डर नहीं किया? ये तो साबित होना बाकी है अभी। सर इन तीनों की बातों से तो बिल्कुल पता नहीं चला है कि आखिर मधु का मर्डर किसने किया। अरे हमको तो इन तीनों के बयान पे ही विश्वास नहीं है। अरे 5 मिनट के अंदर कैसे कोई किसी को मार के जा सकता है? बहुत मुश्किल है सर। साहब ये सुमन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड टूटा हुआ है, गहरा जख्म है। यादव जी, ये मधु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाल लीजिए। लीजिए सर, ये देखिए।
ठीक वैसा ही गहरा जख्म का साइज भी 5 से 5.5 इंच के बीच। यादव जी, ये तो कंफर्म है कि दोनों लड़कियों को एक ही आदमी ने मारा है। क्या कर रही है पुलिस? हाँ, हमारे बेटे के हत्यारे को अब तक क्यों नहीं पकड़ा? कौन शोर मचा रहा है? देखो सर, हम ऊपर तक जाएंगे, मीडिया को बुलाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। देखना क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ हमारे बेटे के केस का? हाँ, कहाँ है हत्यारे लोग? फांसी पे चढ़ा दीजिए उन चौबे और उसके परिवार वालों को। हत्यारे कहीं के पापी लोग हैं वो लोग। छोड़ना नहीं किसी को, हम कह रहे हैं आपको। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पुलिस अपना काम करे। चलो चलो घर चलते हैं। माफ कीजिएगा साहब, क्या है ना कि बेटी के कारण थोड़ा सा परेशान है। चलो पुलिस अपना काम करेगी। हमारे बेटे के हत्यारे को छोड़ना नहीं। हाँ, पता चल जाएगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे हमारे बेटे के हत्यारे को। यादव जी, एक काम करो, जिस रोज सुमन की हत्या हुई उस रोज की और उसके आसपास के 2-4 दिन की इस केस से संबंधित सभी की कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। ठीक है सर। कुल्हाड़ी पर किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं मिले थे। ऐसा लग रहा था कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इस केस से जुड़े सभी लोग किसी और ही पहलू की दस्तक दे रहे थे। दोनों लड़कियां 2 अलग परिवारों से थीं, लेकिन सबूतों को देखने से लग रहा था कि दोनों को मारने वाला कोई एक ही है। पर वो था कौन? शाह साहब, आप लोगों से कितनी बार कहा है ये ग्लास हमेशा पानी से भरा होना चाहिए। अगर आप लोगों से नहीं होता है, एक जग ला के रख दो, मैं खुद ही भर लिया करूंगा। हाँ, जाइए। सर, सभी के फोन रिकॉर्ड चेक किए हैं, लेकिन किसी के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ मिला नहीं है। लेकिन सर, ये प्रकाश के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ अजीब दिख रहा है। क्या अजीब है इसमें? सर, वो जिस दिन सुमन का मर्डर हुआ उसी दिन उसी समय तकरीबन 9:15 पर ये प्रकाश के फोन पर इन 6 अलग अलग नंबरों से फोन आया था। हाँ, तो उसकी ट्रैवल एजेंसी है तो फोन तो आएंगे ही। सर, फोन तो आएंगे, लेकिन इन 6 नंबरों में से किसी ने भी प्रकाश से 6 से 7 सेकंड से ज्यादा बात नहीं की है। मतलब प्रकाश को फोन किया, प्रकाश ने हाय हेलो की और फोन रख दिया। अजीब है सर। हाँ, अजीब तो है। यादव जी, पता करो ये लोग कौन हैं जिन्होंने प्रकाश को कॉल किया और क्यों। उनकी वाइफ उठाई थी फोन, बोले नहा रहे हैं। उनकी वाइफ बोली बीमार हैं, बाद में कीजिएगा। मिसेज मिश्रा से बात हुआ, उस टाइम वो सो रहे थे। मिश्रा जी फोन पे अबे नहीं किए, पूजा पर बैठे थे, फोन वाई ना उठाया। ये बात कौन बोला आपको? और कौन? जिसने फोन उठाया, उनकी वाइफ। मिश्रा जी कहाँ है? बुलाइए जरा। क्या बात है, वो मार्केट गए हैं। अच्छा, जैसे 14 अगस्त को गए थे? मतलब मैं समझी नहीं। यादव जी, ये देखिए, ये आपके पति के कॉल रिकॉर्ड्स की डिटेल है। 14 अगस्त को सुबह 9:15 बजे के आसपास आपके पति के मोबाइल पर 6 अलग अलग लोगों के कॉल आए थे जो आपने उठाए थे। एक बार वो बीमार थे, दूसरी बार स्नान करने गए थे, फिर वो पूजा कर रहे थे और भी कई चीजें। कैसे कर लेते हैं आपके पति इतना सब कुछ एक साथ? बोलिए। वो हम कह दिए ना, हमें याद नहीं है। अच्छा, तो आपको याद नहीं है तो थाना ले चलते हैं आपको, तब याद आ जाएगा। संगीता, बैठाओ ना जीप में। चलिए, आइए। नहीं, छोड़िए। अरे चलिए। हमने कुछ नहीं किया। हम क्या? हम बताते हैं। हम बोले थे इनको ये सब मत करो। अरे कहाँ जा रही हो? से मिलने जा रहे हैं हम। रुक। मतलब ये हुआ कि अभी ससुराल से भाग के आई है, अब फिर दोबारा मुंह में करिखा पोतने के लिए बाहर जा रही हैं? हमने अपना मुंह काला नहीं किया, आप लोगों ने हमारा मुंह काला किया। आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए हमने अपनी खुशी की बलि चढ़ा दी। लेकिन अब बस, अब ना हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, अब हम अपने बारे में सोचेंगे। मधु, मधु, आप रहने दीजिए, हम बात करते हैं उससे। मधु, अरे चुप रहो तुम, सर पे चढ़ा के रखा है इसको, हैं? पूरे गांव में इज्जत चली जाएगी हमारी। चुप रहो तुम। मधु, दरवाजा खोल मधु। अरे मधु, मेरी बात मत सुन। अरे मेरी बात तो सुन। अरे नहीं है ना हमें। मधु बेटा, सुनो तो मेरी बात। मधु,
क्या हो गया सर? क्या हुआ? वो हम सब बता ही दिए। सर हम उस दिन मधु के पीछे गए थे और राजेश, तुम लौट जाओ। राजेश, इज्जत के लिए बेटी को मार दिया, लौटा इज्जत। और सुमन को मार के क्या हासिल हुआ? उसको भी आपने मारा ना? हम जानते थे सर कि एक दिन मधु का लाश पुलिस को मिलेगा और पुलिस का पूरा शक जो है लल्लन और उसकी फैमिली पर जाएगा। और उस शक को पक्का करने के लिए सुमन को मार दिया। जी सर, सुमन ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था सर, लेकिन उन लोगों ने उसकी भी लाइफ बर्बाद कर दी थी। एक दिन मुझको पता चला कि सुमन ने उन लोगों के ऊपर केस किया है, तो उस दिन से उसके घर में हम निगरानी रखने लगे थे। और परसों सुमन जब इंतकाम लेने वाला इंसान हमेशा दो कब्र खोदता है, एक उसकी जिसको वो मारता है और दूसरी खुद की। हमने प्रकाश मिश्रा उसकी पत्नी को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में गिरफ्तार किया और साथ ही चौबे परिवार को धोखाधड़ी, बलात्कार और महिला उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार करके चार्जशीट दाखिल की। मधु मिश्रा के परिवार ने चौबे के मंसूबों को नहीं पहचाना। शादी के एक दिन बाद ही जब बेटी घर वापस आ गई और उसने बताया कि उसकी शादी फर्जी है, तो भी उन्होंने उस दस्तक को नहीं सुना। नतीजा, बेटी हाथ से निकल गई और उधर चौबे परिवार भी दस्तकों के प्रति बहरा बना रहा। कभी कभी इंसान अपने मतलब के लिए अंधविश्वास पर भी विश्वास करने लगता है, जरूरत से ज्यादा उससे उम्मीद बिना उसके अंजाम को समझे। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें